जेएनयू का एक विद्रोही कवि जो छात्र आंदोलन में भाग लेने के कारण जेएनयू से निकाल तो दिया गया, लेकिन शायद उसकी आत्मा जेएनयू में ही रची बसी रही। उसने अपना पूरा जीवन छात्रों के बीच गुजार देने का निर्णय लिया। हेलो, मैं एक किसान हूं। आवाज डिस्टर्ब। मैं एक किसान हूं और आसमान में कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे पगले, आसमान में धान जम सकता है क्या? मैं कहता हूं कि अरे पगले गोगले, अगर धरती पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दो कामों में से एक काम होके रहेगा, या तो धरती पर से भगवान उखड़ेगा या फिर आसमान में धान जमेगा। रमाशंकर विद्रोही की इसी विद्रोही कविता को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत है औरत। एक कहानी से शुरुआत करो। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी। ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें चिता की आग में जलकर मरी। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं एक कवि हूं, करता हूं, जल्दी क्या है? मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन सभी दावों को भी मंसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश की है। मैं उन सभी डिक्रियों को निरस्त कर दूंगा जिनको लेकर के फौजें और तुलबा चला करती है। मैं उन सभी वसीयतों को भी निरस्त कर दूंगा जिनको दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की। मैं फिर से एक बार उन सभी औरतों को जिंदा करूंगा जो कुएं में कूदकर या चिता की आग में जलकर मरी। और उनके बयानात को फिर से कलमबंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ भूल तो नहीं हुई, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। क्योंकि मैं जानता हूं उन औरतों को जिन्होंने अपने 2 बित्ते के आंगन में अपने 7 बित्ते की देह को ताजिंदगी समाये रखा और बाहर निकलकर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली वो औरत नहीं, उनकी लाश थी मित्रों, उनकी लाश थी।
जली हुई लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं निराश हूं। मैं देख रहा हूं कि किस तरह जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक, अरे उस महाराजा की जय बोल रहे हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं। और महारानियां सती होने की तैयारियां में। और जब महारानियां नहीं होंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी? इसलिए वो भी सती होने की तैयारी में। मुझे महारानियों से अधिक चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति अभी जीवित हैं और रो रहे हैं। एक औरत के लिए कितना खराब लगता होगा अपने रोते हुए पति को छोड़ करके जाना। और मर्द को एक रोती हुई औरत को मारना भी खराब नहीं लगता। मर्द मारता है, औरत रोती है। मर्द और जोर से मारता है, औरत और जोर से रोती है। मर्द इतना जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि अंत में औरत मर जाती है दोस्तों। मैं नहीं जानता इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसको सबसे पहले मारा गया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं वो मेरी मां रही होगी। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि भविष्य में वो आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे आखिर में मारा जाएगा। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो मेरी बेटी होगी, वो मेरी बेटी होगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूं। प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दे। अरे मैं वहां से बोल रहा हूं जहां मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां पड़ी। इंसानों की ऐसी हुई बिखरी हुई हड्डियां आपको बेबीलोनिया में मिल जाएंगी और औरतों की जली हुई लाशें मेसोपोटामिया में। मैं सोचता हूं और बारहा सोचता हूं कि आखिर क्या वजह है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और तालाब में इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसका सिलसिला सीथिया की चट्टानों से लेकर बंगाल के मैदानों तक और समाना के जंगलों से लेकर कान्हा के वनों तक फैलता जाता है। एक औरत जो मां हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है। अरे मैं कहता हूं हट जाओ मेरे सामने से। मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है। मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है और मेरी पुरखी ने आसमान में आर्तनाद कर रही है।
मेरी पुरखिने आसमान में आर्तनाद कर रही है। मेरी पुरखिने आसमान में आर्तनाद कर रही है। मैं उस औरत की जली हुई लाश पर सर पटक कर जान दे देता दोस्तों, अगर मेरी एक बेटी न होती। और बेटी जो कहती है कि पापा आप हम बेटियों को लेकर के नाहक ही परेशान होते। अरे हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़े होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं। ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की हो सकती हैं, या बंगाल के जुलाहों, या अति आधुनिक फिलिस्तीनी वियतनामी बच्चों की। साम्राज्य तो आखिर साम्राज्य होता है, चाहे वह रोमन साम्राज्य हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो, या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना, जो इतिहास को सिर्फ 3 वाक्यों में पेश करने का दावा करता है कि हमने धरती पर शरारे भड़का दिए, कि हमने धरती पर शोले भड़का दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं। अरे कि जाओ कह दो सीनेट से कि एक दिन हम दुनिया भर के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और रोम आएंगे जरूर, रोम आएंगे जरूर। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त मैं आपको ये कविता सुना रहा हूं, ठीक इसी वक्त लातिन अमेरिकी मजदूर अपने महान साम्राज्य की कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से अफ्रीका तक ये घृणा की जो आग लगी है दोस्तों, ये आग बुझ नहीं सकती, क्योंकि ये आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। ये आग इंसानों के बिखरी हुई हड्डियों की आग है। ये आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। क्या आपको पता है इतिहास में पहली स्त्री हत्या किसने की? मैं बताता हूं। एक बाप के कहने पर उसके बेटे ने की। आश्चर्य हो रहा होगा, होना भी चाहिए। एक पुत्र ने अपनी मां की हत्या की। जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी मां का वध कर दो, और परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। जानवी ने अपने पति से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि मेरे पुत्रों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतनु ने अपने सभी पुत्रों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु गंगा का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गंगा भी, गाय भी, गायत्री भी, गीता भी। और ईश्वर तो खैर
राजा के घोड़ों के लिए घास ही छीनता है। बड़ा नेक था बेचारा, बड़ा नेक, राजा का एकदम स्वामी भक्त। बहुत दिन हो गए दिखा नहीं, मर गया शायद। और जब ईश्वर मरा तो राजा ने उसे दफन करने के लिए 2 गज जमीन नहीं दी, उसके शरीर को ढकने के लिए कफन नहीं दिया। कोई नहीं जानता ईश्वर को कहां दफनाया गया। ईश्वर गया अंततोगत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि राजा भी मरा, रानी भी मरी और उसका बेटा भी मरा। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और कहते हैं बेटा पढ़ाई में। राजा का दिया हुआ धन धन नहीं रहा, वजन हुआ और फिर बढ़ता गया। और फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं। ये औरत जलाई नहीं गई है दोस्तों, ये इंसानों की हड्डियां बिखरी नहीं है, बिखेरी गई। वो औरत जली नहीं, जलाई गई। ये लड़ाई छिड़ी नहीं, छेड़ी गई है। और ये कविता भी लिखी नहीं, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क उठती है। इसीलिए मैं तुम सबसे कहता हूं कि तुम सब मिलकर मुझे बचाओ। ऐ दुनिया के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं मुझे बचाओ। ऐ पूरब के लोगों, तुम मुझे बचाओ। जिनके सुंदर खेतों को तलवारों की नोक से जोता गया, जिनकी लहलहाती फसलों को रथों के पहिए तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे बचाओ। जिनकी औरतों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ, जिनके पूर्वजों की पीठ पर रखकर पहाड़ तोड़ा गया। मैं सुदूर दक्षिण के लोगों से कहता हूं, तुम मुझे बचाओ। जिनके घरों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। मैं कहता हूं मुझे बचाओ। जिनके रक्त से गारा बना करके मीनारें बनी, दीवारें बनी, इमारतें बनी। मैं फिर से कहता हूं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्योंकि मुझे बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदाड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी। मुझे बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाबों में बिखरी पड़ी। मुझे बचाना अपने पुरखों को बचाना, मुझे बचाना अपने बच्चों को बचाना है। मैं आप सबसे कहता हूं मुझे बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा कवि